अच्छा, हमने कल स्टार्ट किया था 2x प्लस 5y लेस देन 10, 7x प्लस 3y ग्रेटर देन 21 कर लेते हैं, ठीक है। और एक और इक्वेशन भी कर लेते हैं, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। एक और काम कर लेते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए और ये कहा जाए कि आप इसका फिजिबल रीजन फाइंड करें, क्या कह दे वो आपको? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन होता क्या है? अगर कॉमनली इस्तेमाल किया जाए तो इसको बोलते हैं कॉमन शेडेड रीजन। क्या बोला जाता है? कॉमन शेडेड रीजन। ये रीजन की बात हो रही है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या? तो दोगे ना किताबी मतलब। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो फिजिबल रीजन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। फिजिबल का मतलब क्या होता है? पॉसिबल। उसका मतलब क्या है? विद इन द लिमिट। पॉसिबल या विद इन द लिमिट। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप एक मोबाइल फोन लेने चले गए हो और आपके पास वो जाते ही मोबाइल फोन, जब आप डिमांड करते हो कि आपको मोबाइल फोन चाहिए, तो वो मोबाइल फोन दिखाने से पहले आपकी लिमिट पूछेगा, भाई आपका बजट क्या है। तो वो जो आपका बजट पूछेगा, आप एक बजट बताओगे। सपोज दैट आपने बता दिया जी 50,000 रुपए का बजट है जिसमें आपने मोबाइल फोन लेना है, और आपकी उंगली जा रही है 1.5 लाख वाले मोबाइल की तरफ, तो वो क्या कहेगा? इट्स नॉट अ फिजिबल फॉर यू। वजह ये आपके बजट से बाहर है। तो फिजिबल का मतलब है कि भाई तू 50,000 वाला मोबाइल पसंद कर सकता है, 40,000 वाला, 45,000 वाला, विद इन द फिजिबल लिमिट्स। तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में लीनियर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं ना, जब हम कोई डिसीजन लेने लगेंगे, प्लानिंग करने लगेंगे, तो सबसे पहले एक लिमिट लगाई जाएगी, भाई हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है। वो जो पॉसिबिलिटी होती है, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है लेस देन 10, इसका मतलब है आपके पास ये वाली चीज 10 से ज्यादा नहीं है। लेस देन 10 का मतलब क्या है? ये चीज आपके पास 10 से ज्यादा नहीं है, और इस चीज का ख्याल रखते हुए आपने डिसीजन लेना है। अब वो डिसीजन कौन से होते हैं? आप कोई चीज बनाना चाहते हो, फर्नीचर बनाना चाहते हो, कुछ भी, आपके पास मटेरियल ही लिमिटेड है, तो उस मटेरियल को देखकर आप डिसीजन लोगे। जैसे अभी हमने बात की, आपको जल्दी समझ लग जाएगी कि आपने मोबाइल फोन खरीदना है, बट लिमिट क्या है? बजट की। उसको ध्यान में रखकर आपने अपना डिसीजन लेना है। आप मैक्सिमम 50,000 तक का मोबाइल ले सकते हो। तो डिसीजन लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, फिजिबल क्या है? 50,000 तक। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम अपनी लिमिट्स का ख्याल रखेंगे, उसके बाहर हमारे पास कोई चीज होगी ही नहीं। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट बाद में हम लेंगे प्रैक्टिकली, किताबी तौर पर या जो हम हल करते हैं क्वेश्चन के तौर पर, वो हम पहले सीखते हैं। फिर जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक करेंगे। तो अभी तो हमने लिखा है कि 2x प्लस 5y लेस देन 10, 7x प्लस 3y ग्रेटर देन 21, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, और x y ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब सिर्फ जो लास्ट है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या होता है भला हमारा? सबसे पहला टारगेट कि हमने हर यानी इनइक्वालिटी की एक लाइन बनानी है,
लाइन बनाकर फिर उसको शेड करना है, फिर उसके बाद देखेंगे कॉमन शेडेड रीजन। तो सबसे पहले 2x + 5y < 10 को पिक करते हैं। 2x + 10y 5y < 10। क्या तरीकाकार हमारा होता है जी? x = 0, y की वैल्यू आएगी, और y = 0, x की वैल्यू आएगी। x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, और y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। तो पहला पॉइंट क्या बना? 0 2, और दूसरा पॉइंट क्या बना? 5 0। गॉट इट? फिर उसके बाद हम साथ ट्रू फॉल्स टेस्ट भी लगा देते हैं। क्या इसमें हम 0 0 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑन द लाइन पॉइंट नहीं है। अच्छा, हम ना रूल नहीं है ये, हम वैसे अपने लिए रूल बना लेते हैं। जो लाइन ओरिजिन से नहीं गुजरेगी हम उसमें 0 0 पुट कर दिया करेंगे, और जो लाइन ओरिजिन से गुजरेगी उसमें 1 0 पुट कर दिया करेंगे। ये रूल है नहीं, बस हम अपनी सहूलत के लिए कि सवाल में सोचना ना पड़ेगा कौन सा पॉइंट पुट कर। तो 0 0 पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? 0 < 10 ट्रू। यहां तक अगर किसी ने बात कोई पूछनी है ना तो पूछ ले, शर्माना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े फिर। ये हमारी एक लाइन भी बन गई और उसका ट्रू फॉल्स टेस्ट भी हमने लगा दिया। दूसरी लाइन पिक करते हैं जी। दूसरी लाइन हमारी है जनाब 7x + 3y > 21। x की जगह 0 पुट किया, y कितना आ गया? 7। y की जगह 0 पुट किया, x कितना आ गया? इसके भी 2 पॉइंट मिल गए आपको, 0 7 3 0। और पुट क्या करें इसमें? ओरिजिन कर सकते हैं 0 0। तो 0 0 पुट किया तो आ गया 0 > 20। ट्रू या फॉल्स? 0 > 21 फॉल्स, क्योंकि 0 तो छोटा होता है, यहां पर लिखा हुआ ग्रेटर देन, फॉल्स। थर्ड लाइन है हमारे पास x - 2y < 0 है, ग्रेटर देन 0 है? ये स्पेशल लाइन है। जब आपकी लाइन के अंदर कांस्टेंट कोई ना हो ना तो वो लाइन स्पेशल हो जाती है, उसके ऊपर नॉर्मल रूल अप्लाई नहीं हो रहे होते। तो पहले क्या पुट करेंगे? x की जगह 0, y भी क्या आ जाएगा? 0। y की जगह 0, हाँ y की जगह कोई और वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी मर्जी की। y 1 पुट कर देते तो x कितना आ गया? 2। पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट। क्या अब हम इसमें ओरिजिन पुट कर सकते हैं? अब नहीं ओरिजिन पुट कर सकते, क्योंकि ओरिजिन से तो लाइन गुजर रही है। तो हम 1 0 पुट कर देते हैं। x की जगह 1, y की जगह 0। तो क्या आएगा? 1 ग्रेटर देन 2 है, फॉल्स है। पहले तो ये तीनों लाइनों के बारे में देखें कि अगर आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। देखें, हमने x की जगह जब 0 पुट किया, ये तो लाइन हमारी कब से चल रही है, x की जगह 0 पुट किया तो हल करने के बाद y भी क्या आ गया? 0। हमारा एक पॉइंट बन गया 0 0। हम कल से एक मामले के पीछे लगे हुए हैं कि जब एक पॉइंट 0 0 आ जाता है तो दोबारा अगर हम 0 पुट करेंगे तो अगेन वही पॉइंट आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपना इनपुट चेंज कर देते हैं, इनपुट की वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो जब इनपुट की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया? x की y की जगह 1 पुट करके हल करके देख लो।
यहां पर आप x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर हम इसमें जब आपका ओरिजिन पॉइंट्स के अंदर आ रहा है तो फिर आप इसमें ओरिजिन पुट नहीं कर सकते, पुट करोगे तो आपके पास डिसीजन नहीं आएगा ट्रू फॉल्स का, तो इसलिए हम कोई और पॉइंट पुट करेंगे, और वो पॉइंट 1 0 2 0 3 0 कोई भी हो सकता है, बट ख्याल रखना है कि 0 0 ना हो और 2 1 ना हो, ये जो ऊपर वाला दोनों पॉइंट है ये पुट नहीं करना है। अब हम बना लेते हैं लाइन, अपना ग्राफ। पूरा क्वाड्रेंट लिखने की जरूरत नहीं है, भला क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम है, क्योंकि उसने कहा एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले बारी बारी हर लाइन के पॉइंट प्लॉट करते जाओ और लाइन बनाते जाओ। बताएं जी, पहला पॉइंट कौन सा है? पहली लाइन का x 0 है और y मिल गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका x 5 है और y 0, हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, और ये शेड किस साइड पर होगा? ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। शेड इसको बाद में करते हैं एक ही दफा, बस एक एरो लगा लेते हैं बस। दूसरी लाइन कौन सी है जी? x कितना है? 0 और y 7, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा 3 0 मिल गया, इनको आपस में मिला दो। तीसरी लाइन एक 0 0 और दूसरा x 2 और y x 2 और y 1, तकरीबन ये जगह बन रही है। थोड़ा सा चेंज कर लेते ताकि लाइन बनाते हुए ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल उस लाइन से गुजरने की कोशिश कर रही है। तो इनको आपस में मिला देंगे। चले जी, तीनों लाइनें बन गई। जो रेड लाइन आ रही है इसका शेड की तरह आ रहा है, रेड लाइन का शेड की तरह आ रहा है, ऊपर या नीचे? रेड लाइन का वो फॉल्स है, तो उसका शेड ऊपर की तरफ आएगा। और ग्रीन लाइन का ट्रू है, ऊपर या नीचे? नीचे शेड आ जाएगा। मैंने एरो लगा दिया, ठीक है। अब हमने ये देखना है फिजिबल रीजन। पहले तो आपको समझाने के लिए पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं। देखें जी, ब्लैक लाइन का शेड नीचे की तरफ है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ब्लैक लाइन का शेड जाएगा इस तरह से। रेड लाइन का शेड बनेगा ऊपर की तरफ, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ग्रीन लाइन का शेड किधर आएगा? नीचे की तरफ, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा।
ओके होगी बात। आपने इस पूरे शेड के अंदर पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। मैं ना कुछ हाईलाइट चीजें कर रहा हूं, आपने उसको देखना है बस। एक जगह पर मैंने लिख दिया 1 किसी भी बजट के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि 1 जहां पर मैंने लिखा है ना, इस लाइन पे ना किसी का शेड भी नहीं आ रहा, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर अगर एक रीजन मैं लिख देता हूं 2, अगर इसमें फोकस करो तो रेड लाइन आ रही है, ना ग्रीन आ रही है ना ब्लैक आ रही है। मैंने एक जगह पर लिखा 3, यहां पर क्या है भला, ब्लैक है। फिर यहां पर एक रीजन है 4, बस फोकस करना है, जरा थोड़ा गंदा नजर आ रहा होगा लेकिन फिर भी फोकस करें। 4 रीजन के अंदर अगर आप देखें तो ग्रीन लाइन भी है, रेड भी है, बट ब्लैक नहीं है। यहां पर एक रीजन 5 है, यहां पर ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, रेड नहीं है। एक एरिया यहां पर 6, यहां पर अगर देखें तो ग्रीन लाइन भी गुजर रही है, रेड भी है और ब्लैक भी है। इसे बोलते हैं कॉमन शेडेड रीजन। क्या बोलते हैं? और अगर आप कॉमन शेडेड रीजन इस तरह से बनाओगे तो ये आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो ढूंढ लोगे, हर एक रीजन को देखते जाओगे तो जिस रीजन में तीनों शेड आ रहे हैं वो आप ढूंढ लोगे, उसे कॉमन शेडेड रीजन कहते हैं। बट इसका एक और तरीका भी है जो आसान तरीका बाकियों से। अगर हम इसी लाइन को देखें कि कॉमन शेडेड रीजन आप कैसे ढूंढेंगे, अगर जी हम सब एक दफा रेज कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास वही रीजन है 1 2 3 4 5 6। एरो लगा लेते हैं। रेड किधर शेड करना था, रेड किधर शेड करना था, ऊपर की तरफ। सारे एरो लगे हुए हैं, ब्लैक का भी एरो है। जिस साइड पर इसका ट्रू रीजन है ना, दूसरी साइड तो है ही फॉल्स, जो फॉल्स साइड है उसको खराब कर दो, पूरी साइड फॉल्स साइड खराब कर दो। मतलब रेड की फॉल्स ऊपर वाली साइड फॉल्स है या नीचे वाली, इसको सारा खराब कर देते हैं। शेड नहीं मैं कर रहा, ये क्या कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं। पूरी लाइन रेड के साथ रख के दूसरी अपोजिट साइड सारी खराब कर दी। ग्रीन की कौन सी साइड खराब करूं, जो ट्रू है वो तो खराब नहीं करेंगे, ऊपर वाली लाइन सारी खराब कर देते हैं, ऊपर वाली साइड, क्योंकि दो हिस्से होते हैं इसके, सारा खराब कर दिया। फिर उसके बाद ब्लैक लाइन, कौन सा हिस्सा खराब करना है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला ब्लैक भी सारा खराब कर दो। जब आपने सारे हिस्से खराब कर दिए तो आपके पास एक रीजन ऐसा बचेगा जो बिल्कुल साफ सुथरा होगा। जब अपोजिट साइड सारी खराब कर दोगे, सिर्फ होगा एक ही रीजन, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। एक रीजन ऐसा होगा जो बिल्कुल साफ सुथरा होगा, वही आपका फिजिबल या कॉमन शेडेड रीजन होगा। तो वो कौन सा रीजन बन रहा है, ये वाला। अगर आप जो 6 लिखा हुआ है इसके अंदर देखें तो सारा साफ सुथरा एरिया, बाकी सारे एरियो में कोई ना कोई लाइन आ रही है, वो हमने अपोजिट रीजन लिखे हैं, फॉल्स रीजन लिखे हैं। ये सब का ट्रू रीजन है, ये सब के लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या है ये अभी बाद में, अभी तो सिर्फ हम सीखते हैं कॉमन शेडेड रीजन। तो कॉमन शेडेड रीजन का आप कहेंगे सर ये भी हमें ना कोई गंदा गंदा सा लग रहा है, कि बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा, तो इसकी खूबसूरती पर भी काम करते हैं। फिलहाल मेन जो पर्पस है वो क्या है, कॉमन शेडेड रीजन फाइंड करना। क्या तरीकाकार होगा हमारा, पहले लाइंस बनाएंगे, ट्रू वाली साइड पे सिर्फ एरो लगाना एक, उसकी अपोजिट साइड खराब कर देनी, तो आपके पास एक साफ एरिया बचेगा। वो कौन सा एरिया होगा, कॉमन शेडेड रीजन या फिजिबल रीजन। ठीक है, आप कहते हो कि सर ऐसा करते हैं कि इतना ज्यादा
खराब ना नजर आए, बस पता चल जाए कि ये कॉमन शेडेड रीजन है। तो उसको एक वैसे मैं ग्राफ बना देता हूं। सपोज ये हमारा ग्राफ है, एक लाइन ये है उसकी, एक लाइन ये है, और एक लाइन कुछ इस तरह से। हमने ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाना आता है ना, इसका ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाया तो इसका ऊपर शेड आ रहा है, इस लाइन का ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाया तो इसका नीचे सपोज शेड आ रहा है, और इस लाइन का टेस्ट लगाया तो सपोज ये हमने लाइन भी एक बना ली लाइन जैसे हम बनाते हैं, एरो भी लगा लिया। अब हमने कॉमन शेडेड रीजन फाइंड करना। आप कहते हो कि इतना ज्यादा गंदा भी ना लगे और काम भी हमारा हो जाए। क्या करोगे, जिस साइड पर आपका एरो जा रहा है ट्रू रीजन है, उसके अपोजिट सिर्फ हर रीजन में एक डॉट लगा दे बस। ये अपोजिट साइड पर मैंने डॉट लगा दी। कौन सी लाइन के भला, इसके। अब ये जो लाइन है ना, इसका भी यही काम करें। किस साइड पर डॉट लगाने हैं, ऐसे ना एक डॉट लगा दे बस हर रीजन में। फिर कौन सी लाइन बच गई, ये वाली। इसके भी अपोजिट साइड पे हर रीजन के अंदर सिर्फ एक डॉट लगा ले। जब सारी लाइंस की अपोजिट साइड पर ऐसे छोटे डॉट लगा दिए तो आपके पास एक एरिया ऐसा बचेगा जिसमें कोई डॉट नहीं होगा। वो एरिया आपका कौन सा एरिया होगा, कॉमन शेडेड रीजन। क्या करना है हमने, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना तो आता है ना, हर लाइन का एक ग्राफ बना ले, ग्राफ बनाकर एरो लगा ले ट्रू साइड पे। एरो भी चाहे ना लगाए, पता होना चाहिए ट्रू साइड कौन सी है। उसकी अपोजिट साइड पे ऐसे हल्के से डॉट लगा दें ताकि पता चल जाए कि इस साइड पर हमने शेड नहीं करना। तो फिर हमारा कॉमन शेड रीजन भला कौन सा बचेगा, इसको इस तरह से शेड कर लेंगे, ये हमारा है कॉमन शेडेड रीजन। तो ये काम हमने मेन करना है। हमारा मेन टारगेट क्या होगा, कॉमन शेडेड रीजन फाइंड करना। अभी इसका प्रैक्टिकल मतलब तो तब समझा पाऊंगा ना जब हमें ये सारा काम करना आता होगा। ठीक है, जब काम करना आएगा तो इंशाल्लाह ये जो ग्राफ बनेगा तो आपको इसका मतलब भी पता होगा कि ये क्या शो कर रहा है आप। चलें जी, आप ऐसा करें कि मैं आपको आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो आपने घर जाकर कर लेने हैं। बुक चाहे आप लाओ या ना लाओ, घर जाकर तो आपने करना ही है ना। बुक अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन, घर तो होगी ना सबकी बुक। अगर घर ना भी हो ना तो सॉफ्ट में रख ले फिलहाल। चैप्टर 4 है जी आपका ये। पेज नंबर 110 निकाल लें। चैप्टर 4 है, पेज नंबर 110 है। आपके पास बुक नहीं भी है तो सिर्फ मैंने कहा ना, बुक लाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप लेकर आते हो तो अच्छी बात है, स्टार्ट के लिए तो लानी पड़ती है। तो ये एक आपने घर से क्वेश्चन नंबर 2 करना है अटेम्प्ट, पेज नंबर 110 के ऊपर है, चैप्टर नंबर 4 है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करना है,
2 3 4 12 14 और 15, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आना। 2 3 4 12 14 और 15, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आना है। कल मजीद इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और कल इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।